नमस्कार दोस्तों। NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। सही बात है। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Financial planning is best described as the process of blanking the income, expenses, assets and liabilities of a household to take care of current and future needs. ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी स्ट्रीमलाइनिंग, ऑप्शन सी डाइवर्सिफाइंग, ऑप्शन डी कैलकुलेटिंग। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी इनकम, खर्चों और संपत्तियों को मैनेज करने का कौन सा प्रोसेस है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रीमलाइनिंग। देखो, इसका मतलब होता है सब कुछ एक सही दिशा में व्यवस्थित करना। अच्छा। हाँ, बाकी ऑप्शंस गलत है, क्योंकि सिर्फ इनकम को इंक्रीज करने या टैक्स कैलकुलेट करने से पूरी प्लानिंग थोड़ी ना होती है। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कैलकुलेटिंग पर टिक कर देते हैं। ओहो, क्योंकि फाइनेंस उनके कैलकुलेशन ही याद आता है। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रीमलाइनिंग सबसे सटीक शब्द है। क्लियर है ना? समझ आ गया। बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ बजट? राइट। ऑप्शन ए टू मैक्सिमाइज टैक्स रिटर्न्स, ऑप्शन बी टू इंश्योर हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई कैश फ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑप्शन डी टू सेलेक्ट स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट टिप्स। तो बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें ऑप्शन सी सही है। बजट का काम सिर्फ ये देखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी इनफ्लोज और आउटफ्लोज। राइट। टैक्स बचाना या स्टॉक मार्केट की टिप्स देना बजट का काम बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है। हाँ, लोग अक्सर टैक्स रिटर्न सोच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिन द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ। ऑप्शन ए, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। ऑप्शन बी, एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी, लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स। ऑप्शन डी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो नेटवर्थ निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसकी एक बहुत ही सिंपल मेमोरी ट्रिक है। अरे वाह, क्या ट्रिक है? जो आपका अपना है यानी एसेट्स, उसमें से जो उधार है यानी लाइबिलिटीज, उसे घटा दो। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आप उधार में से संपत्ति नहीं घटाते। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, अपना पैसा माइनस उधार का पैसा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is considered a growth-oriented physical asset? ओके। Option A, bank deposit. Option B, real estate. Option C, government bonds. Option D, certificate of deposit. तो इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा फिजिकल एसेट है जो ग्रोथ के लिए या कीमत बढ़ने के लिए लिया जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही है, रियल एस्टेट। देखो, बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड्स जो है ना, वो फाइनेंशियल एसेट्स है, फिजिकल नहीं। राइट, उन्हें छू थोड़ी सकते हैं। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट और गोल्ड फिजिकल होते हैं, जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। समझ गया। Question number 5. Financial planning is distinguished from typical financial advisory services because it follows a blank approach. E. Profit maximizing. तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक नॉर्मल एडवाइजरी से अलग क्यों है? ये कौन सी अप्रोच फॉलो करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब है एक 360 डिग्री व्यू लेना, प्रेजेंट, फ्यूचर, गोल्स, सब कुछ देखना। अच्छा, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चिपकाना। बिल्कुल। एक टिपिकल एडवाइजर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर यानी प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच पर फोकस कर सकता है, जो कि गलत अप्रोच है। Makes sense. Question number 6. Which stage of the financial planning process involves defining the scope of work and terms of engagement? राइट। Option A, analyze and evaluate financial status. Option B, establish and define the client-planner relationship. Option C, gather client data. Option D, monitor the financial planning recommendations. तो प्लानिंग के किस स्टेप में काम का दायरा और नियम तय किए जाते हैं? ऑप्शन बी सही है इसमें। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है, जहां क्लाइंट और प्लानर के बीच रिश्ता और नियम तय होते हैं। ओ, मतलब डेटा जमा करने से भी पहले? हाँ, बाकी सब इसके बाद आते हैं। एग्जाम टिप ये है कि स्टूडेंट्स को इन स्टेप्स का सीक्वेंस अच्छे से याद रखना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7. When setting financial goals, what does it mean for a goal to be measurable? ओके। Option A, the goal must be related to retirement only. Option B, the goal must have a specific amount attached to it. Option C, the goal must be achievable within 1 year. Option D, the goal must be based on low-risk investments. गोल सेटिंग में मेजरेबल होने का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन बी।
मेजरेबल मतलब जिसे नापा जा सके, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट तय होना, जैसे 10 लाख रुपए। हाँ, सिर्फ मुझे अमीर बनना है बोलना काफी नहीं है। एग्जैक्टली, वो मेजरेबल नहीं है। बाकी ऑप्शंस का मेजरेबल शब्द से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिगार्डिंग डेट मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, टू एनकरेज मैक्सिमम बोरोइंग फॉर लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। ऑप्शन बी, to advise on how to finance assets and manage repayment ability. Option C, to provide loans directly to the client. Option D, to eliminate all debt regardless of the asset type. लोन या उधारी को मैनेज करने में एक एडवाइजर का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन बी सही है। एक अच्छा एडवाइजर हमेशा बताएगा कि एसेट के लिए लोन कैसे लें और ईएमआई कैसे चुकाएं। वो खुद थोड़ी ना लोन देता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, और सारे लोन खत्म करना हमेशा समझदारी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following best describes asset allocation? राइट। Option A, selecting the best performing individual stock. Option B, timing the market to buy low and sell high. Option C, a technical approach to managing money by weighting different asset classes. Option D, investing solely in tax saving instruments. Asset allocation का सही मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। अपने पैसों को अलग अलग जगह जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड में एक सही अनुपात में बांटने को एसेट एलोकेशन कहते हैं। सिर्फ एक बेस्ट स्टॉक चुनना या मार्केट टाइम करना एसेट एलोकेशन नहीं है? नहीं, वो तो स्पेकुलेशन हो गया। एसेट एलोकेशन एक प्रॉपर टेक्निकल अप्रोच है। Got it. Question number 10. Blank refers to the process of intergenerational transfer of wealth to heirs and beneficiaries. Option A, retirement planning. Option B, estate planning. Option C, tax planning. Option D, investment planning. अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने की प्लानिंग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्टेट प्लानिंग। मरने के बाद या जीते जी बच्चों को या ट्रस्ट को संपत्ति देने का काम एस्टेट प्लानिंग है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं ना? हाँ, वो इसको रिटायरमेंट प्लानिंग से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी है, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए होगी। बिल्कुल। nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is a characteristic of financial assets compared to physical assets? ओके। Option A, they are always illiquid. Option B, they are typically standardized products. Option C, they require large ticket investments only. Option D, they are not controlled by regulations. Financial assets के मुकाबले financial assets की क्या खासियत होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दे आर टिपिकली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। म्यूचुअल फंड या शेयर रेगुलेटेड और स्टैंडर्ड होते हैं। और इलिक्विड भी नहीं होते, राइट? एग्जैक्टली। ये इलिक्विड नहीं होते और इनमें छोटे अमाउंट से भी निवेश हो सकता है, इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हैं। Question number 12. In the financial planning process, monitoring the financial planning recommendations is essential because Option A, the planner needs to earn more fees. Option B, the financial situation of a client and market performance changes over time. Option C, it is a legal requirement for opening bank accounts. Option D, clients cannot access their own portfolios. बनाए गए प्लान को समय-समय पर रिव्यू या मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ। इंसान की जिंदगी, उसकी नौकरी, खर्चे और शेयर मार्केट दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। तो प्लान को अपडेट करना ही पड़ता है। हाँ, प्लानर की फीस के लिए ऐसा नहीं किया जाता, जो कि ऑप्शन ए कहता है। सही है। Question number 13. Why is staggering of goals sometimes necessary? राइट। Option A, to increase the risk profile of the investor. Option B, because the financial situation may not allow all goals to be provided for simultaneously. Option C, to avoid paying taxes on long-term capital gains. Option D, to focus only on short-term consumption. गोल्स को स्टैगर यानी आगे पीछा करना क्यों जरूरी हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि सारे गोल्स जैसे घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट एक साथ पूरे हों, तो हम स्टैगर करते हैं। जो सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करते हैं। सही पकड़ा। और बाकी को आगे बढ़ा देते हैं। एग्जाम के लिए याद रखना, स्टैगरिंग शब्द का मतलब डिफर करना या टालना होता है। अच्छा टिपाइए। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is considered a disadvantage of investing in physical assets like real estate? Option A, high liquidity. Option B, standardized valuation. Option C, illiquidity and large ticket size. Option D, regulation by SEBI. रियल एस्टेट जैसी चीजों में निवेश करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ऑप्शन सी सही है, illiquidity and large ticket size.
देखो, घर रातों रात नहीं बिकता हाँ, इलिक्विड होता है बहुत। और इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए होता है, यानी लार्ज टिकट साइज। और हाँ, सेबी इसे रेगुलेट नहीं करती, ये भी याद रखें। Question number 15. True or false? A fee-only financial planner usually earns income through commissions from selling financial products. ओके Option A, true. Option B, false. तो क्या एक fee-only planner products बेचकर कमीशन कमाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। फी ओनली का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ क्लाइंट से फीस लेते हैं। कंपनी से कमीशन नहीं लेते। बिल्कुल नहीं, ताकि उन्हें कोई लालच न रहे और वो क्लाइंट को सही सलाह दें। Question number 16. In tax planning, the investment advisor should primarily focus on Option A, minimizing tax to zero regardless of risk. Option B, the post-tax return of financial products. Option C, evading taxes through unregulated schemes. Option B, selling products with the highest tax deduction limits only. टैक्स प्लानिंग करते समय एडवाइजर का मुख्य फोकस किस बात पर होना चाहिए? ऑप्शन बी सही है, द पोस्ट टैक्स रिटर्न। टैक्स बचाने के चक्कर में खराब प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। मेन चीज तो ये है कि टैक्स कटने के बाद हाथ में कितना पैसा आ रहा है ना? एग्जैक्टली टैक्स जीरो करना या टैक्स की चोरी करना यानी इवेडिंग, ये बिल्कुल गलत ऑप्शंस हैं। Question number 17. The blank model involves a company shortlisting products and providing research or execution platforms to associated distributors. राइट Option A, fee only. Option B, aggregation. Option C, direct advisory. Option D, robo advisory. उस मॉडल को क्या कहते हैं जहां एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिसर्च और प्लेटफॉर्म सपोर्ट देती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीगेशन। जब एक सेंटर से सब कुछ एग्रीगेट यानी इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है तो उसे एग्रीगेशन मॉडल कहते हैं। रोबो एडवाइजरी अलग होता है कैसे? हाँ, स्टूडेंट्स इसे अक्सर रोबो एडवाइजरी से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि पूरी तरह डिजिटल होता है। समझ गया। Question number 18. Which step immediately follows gather client data in the financial planning process? Okay. Option A, implement the financial planning recommendations. Option B, monitor the financial planning recommendations. Option C, analyze and evaluate financial status. Option D, establish the client planner relationship. क्लाइंट का डेटा जमा करने के तुरंत बाद अगला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, एनालाइज एंड इवैल्यूएट। लॉजिक सिंपल है, जब आपके पास डेटा आ गया तो आप सीधा उसे इम्प्लीमेंट थोड़ी करेंगे। पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि क्लाइंट की स्थिति क्या है। बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम क्लियर। Question number 19. A key difference between financial planning and typical financial advisory is that planning involves Option A, a one-time interaction. Option B, focusing only on stock selection. Option C, continuous monitoring and tracking. Option D, ignoring the client's risk profile. फाइनेंशियल प्लानिंग और नॉर्मल एडवाइजरी के बीच का मुख्य अंतर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। मतलब प्लानिंग एक बार का काम नहीं है? नहीं, ये वन टाइम इंटरैक्शन नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है जिसे लगातार ट्रैक किया जाता है। आखिरी सवाल, Question number 20. Why should consumption goals, e.g. holidays, not strictly take priority over long-term goals, e.g. retirement? राइट Option A, consumption goals are illegal. Option B, delaying long-term goals loses the benefit of compounding. Option C, long-term goals are always tax-free. Option D, advisors do not earn fees on consumption goals. छुट्टियों जैसे खर्चों को रिटायरमेंट जैसे लंबे समय के गोल से ज्यादा अहमियत क्यों नहीं देनी चाहिए? Option B बिल्कुल सही है। अगर आप आज पैसा उड़ा देंगे और रिटायरमेंट के लिए बाद में निवेश शुरू करेंगे तो क्या होगा? कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। सही जवाब, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, जिससे आपका फाइनल अमाउंट बहुत कम रह जाएगा। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। एक फाइनल थॉट, एग्जाम में बैठने से पहले बस खुद से पूछना, क्या आपको अपने खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज पता हैं? सही बात है, जो खुद का पैसा सही से मैनेज करेगा वही एग्जाम में सही आंसर भी टिक करेगा। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।